Gausia, we have Abhinav, isn't it? हाँ जी Abhinav, आप हमारे साथ हैं? जी मैम. How are you, Abhinav? I'm good, ma'am. Good morning. Long time no see. Yes, ma'am. Country lockdown to some extent. I know. Good. So, Abhinav, आज इतने सारे लोग आपको यहाँ सुनने के लिए आपका वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपने कैंसर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि आपने उसको इतना खूबसूरती से हैंडल किया कि there is so much to learn for all of us from it. Ma'am, nothing to learn. I would say it was just the way I felt I could handle things. Absolutely. So, ma'am, I started feeling the symptoms, that is giddiness and a lot of fatigue at the end of May 2009. अभिनव हिंदी में प्लीज हमारे. ओके मैम, प्लीज. नहीं मैम, इसमें तो कोई बात नहीं मैम. मई 2009 में मुझे थकान और चक्कर से आने लगे थे जी, और उसके बाद ये सिम्टम्स चलते रहे. मुझे फीवरिश सिम्टम्स थे लेकिन फीवर नहीं होता था. तो सितंबर 2009 में बायोप्सी से पता चला कि मुझे हॉजकिंस लिम्फोमा है, नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है. और ये बताया गया कि सेकंड बी स्टेज में था. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज हैप्पी कि डायग्नोसिस हो गया, बिकॉज जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एंड इन फैक्ट व्हेन द डॉक्टर सेड टू मी कि आपको ये डायग्नोस हुआ है, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज इट इज अ क्योरेबल डिजीज. वेरी नाइस. द वर्ड कैंसर वाज स्पोकन लेटर. उन्होंने बाद में बोला कि कैंसर है, पहले बोला क्योरेबल है एंड कांग्रेचुलेशंस आपका डायग्नोसिस हो गया. तो उनका बात को बताने का भी अंदाज बहुत अच्छा था. और सेकेंडली समहाउ मुझे अचानक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं टेंशन में आया हूं या कुछ. मुझे लगा कि ठीक है, मुझे पहले एक गट फीलिंग ही आया कि पासिंग फेज है, निकल जाएगा. और आपको तो पता है मैम, आपके लिए तो ये रिपीटेशन ही होगा, बट लाइक मेरे लिए पहला चैलेंज ये था कि मैं इस चीज को अपने पेरेंट्स से छुपाना चाहता था. क्योंकि मैं उनका ओनली चाइल्ड हूँ, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है. तो और फॉर्चुनेटली मैं ऐसा कर पाया क्योंकि मैं उस वक्त मुंबई में पोस्टेड था और मेरे पेरेंट्स जयपुर में थे, जहाँ को मैं बिलोंग करता हूँ. तो मैंने उनको लाई करके और सारा मैं चलाता रहा उस हिसाब से. और फिर मेरी कीमोथेरेपी वगैरह स्टार्ट हुई अक्टूबर 2009 में. एंड आफ्टर 6 सेशंस ऑफ कीमोथेरेपी, और उस दौरान उस बीच में मुझे वीकनेस भी काफी आ गई. आई लॉस्ट ऑल माई हेयर ऑब्वियसली, और स्किन बिल्कुल डार्क हो गई. अभी भी फेयर नहीं है वैसे, पर बिल्कुल डार्क हो गई. और अभी काफी चमकती है वैसे. और आंखें, यहाँ तक कि टीथ तक मेरे नीले पड़ गए थे, मेरे नेल्स तक नीले पड़ गए. और बुरी तरह वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, लेटे लेटे भी हाफना, वो मेरी स्थिति हो गई थी. और समहाउ जैसा कि मैंने बताया, मैं बाय हॉबी मैं वेट ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग करता था और एरोबिक्स भी. तो समहाउ जैसे मेरे डायग्नोसिस हुआ, मैंने अपने सर को बताया, मेरे जो कोच थे उन्हें मैंने बताया कि सर मुझे ये डायग्नोसिस हुआ है. उन्होंने एक पॉज लेके ब्रेथ किया और उन्होंने बस एक लाइन बोली कि 8 महीने में तो जिम वापस आ जाओगे ना. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ भी होगा वो 8 महीने में सिमट जाएगा, जो कुछ भी है, क्योंकि 8 महीने बाद तो मुझे पहुंचना ही है वापस. तो ये मुझे फीलिंग आती थी. और बट लेटे लेटे कई बार लंग टॉक्सिसिटी भी हो गई थी, सब कुछ होता था. और कई बार मैं इवन लाइंग डाउन में इस तरह से हाफता था जैसे कि जाने, और पल्स रेट भी 140, 140, 45 पहुंच जाती थी. और तो मैं मन ही मन मैं कैंसर से कहता था कि ठीक है, आज तुम मुझे सांस नहीं लेने दे रहे हो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा. Very nice. तो इस तरह चलता रहा. और मेरी कीमोथेरेपी के 6th सेशन के बाद में मेरा पेट सीटी स्कैन हुआ दोबारा डायग्नोस करने के लिए कि कितनी कंट्रोल में आया है कैंसर. और थैंकफुली 10th जनवरी 2010 को जो रिपोर्ट आई उसमें था कि कैंसर खत्म हो चुका है. लेकिन डॉक्टर ने मुझे क्लियर कह दिया था कि आपको पूरा ट्रीटमेंट, पूरी रेडियोथेरेपी, सब कुछ आपको लेना है. और बीच में आप ट्रीटमेंट नहीं छोड़ोगे सिर्फ इसलिए कि अब रिपोर्ट क्लियर आ चुकी है. तो मेरा ट्रीटमेंट भी फिर फरवरी एंड में खत्म हो गया, फरवरी 2010 के एंड में.
और उसके बाद मैंने सब न्यूट्रिशियस चीजें मैं पहले भी ले रहा था, मेरे अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक्स, जो कि पहले तो मसल बिल्डिंग के काम में आते थे, लेकिन अब वो कीमोथेरेपी से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के काम में आ रहे थे। और थैंकफुली उसकी वजह से मेरा जो प्लेटलेट काउंट था वो कभी भी 1,70,000 के नीचे नहीं गया ड्यूरिंग द होल कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग द होल रेडियोथेरेपी, वो कभी नीचे नहीं गया। एंड थैंकफुली मैं हमेशा इस मेरे ब्लड काउंट्स ऐसे रहे कि मैं कीमोथेरेपी ले सका और रेडिएशंस ले सका। हालांकि वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी अल्टीमेटली, लेकिन आई ऑलवेज आइडियलाइज लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। मुझे हमेशा वो दिमाग में रहते थे कि व्हेन ही कुड साइकिल एंड डू ऑल दैट, तो फिर बहुत जल्दी मुझे भी रीस्ट्राइक करना है, वापस आना है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट खत्म हो गया और उसके बाद मैंने और न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह लेनी शुरू की। और आज ही के दिन, टुडे इट्स 10 years when I rejoined office 10 years ago after cancer. It was 4th May 2010. Okay. I rejoined office. तो आज 4th May 2020 है, तो आज सही 10 साल हो गए। What a coincidence. तो मैंने ज्वाइन कर लिया ऑफिस और उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने अपने वेट ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी। सर के दिए हुए टाइम 8 months से पहले ही मैंने शुरू कर दिया और विदिन 4 months मैंने कैंसर के पहले का लेवल वापस अटेन कर लिया। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक्स मैम। और उसके 1 साल के अंदर मैंने जितने वेट्स कैंसर के पहले उठाता था उससे डबल वेट्स उठाने शुरू कर दिए। तो कितने उठा लेते हो अभिनव अभी? मैम अलग अलग एक्सरसाइज में है। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो मैं 60 टाइम्स करता हूँ 30 kg वेट से। सीरियसली? अमेजिंग। इन वन हैंड। तो और एरोबिक्स भी मैं पहले 1 मिनट में 16 किक्स किया करता था, अभी मैं 1 मिनट में 28 किक्स करता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ, तभी मैं 32 इयर्स का था, अभी मैं 42 इयर्स का हूँ। तो इट वाज गोइंग ऑन। और मेरे कोच मिस्टर शांतनु बैनर्जी, उनकी गाइडेंस से उन्होंने मुझे पूरा रिक्यूप करने में, रिकवर करने में हेल्प। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, बोला तुम्हारा कैंसर से जो भी नुकसान हुआ है उसको मैं विद इंटरेस्ट तुम्हें भरपाई करवाऊंगा। हाउ ब्यूटीफुल। He promised me that. मैंने कहा ठीक है सर। और मैम इस बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ था 2018 में, वेरी अनफॉर्चुनेटली। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी जितने भी लोग हैं उनको भी इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले, क्योंकि मैम कीमोथेरेपी लॉन्ग टर्म में हार्ट पर भी गलत इफेक्ट डाल देती है। हालांकि मैंने साइड इफेक्ट्स के बारे में ट्रीटमेंट के दौरान भी पढ़ा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी स्ट्राइक कर सकती है। ऐसी टेंडेंसी ये हार्ट आर्टरी ब्लॉकेज की बॉडी में क्रिएट कर सकती है। और मेरे साथ वही हुआ। मैं अचानक बेहोश हो गया न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर 2017 को, और पता चला कि मेरी लेफ्ट मेन आर्टरी 99.9% ब्लॉक है। ओके, देन और ये पता, और फिर उनको कारण समझ में नहीं आया। तो फिर जब उन्हें केस हिस्ट्री पता चली तो बोले इनके केस में ये हार्ट ब्लॉकिंग टेंडेंसी आ गई और ये डेवलप होती रही। और क्योंकि मैं ऑफ गार्ड था, मुझे इस बारे में असावधान था, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं बहुत लकी रहा। अगेन भगवान की बहुत कृपा रही, मुझे अटैक नहीं आया और पहले ही डायग्नोस हो गया। तो फिर मुझे एक स्टेंट लगाया गया हार्ट में और फिर बिल्कुल बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया गया फॉर 15 days। तो और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग वॉक। तो अगेन आई वेंट टू माय कोच। मैंने कहा सर ये तो नहीं चलेगा। तो वो बोले 3 महीने रुक जाओ, फिर लौटवाऊंगा तुम्हें सूद समेत। मैंने कहा ठीक है सर। बोले यू आर अंडर द ट्रेनिंग ऑफ मिस्टर शांतनु बैनर्जी, डोंट वरी। मुझे लगता था कि मैं हूँ, चिंता नहीं। 3 महीने बाद मैंने फिर वेट्स उठाने शुरू किए और प्री स्टेंट लेवल मैंने 4 months में वापस क्रॉस कर लिया। और आज मैं उस लेवल से भी आगे चला गया। वेरी नाइस। और मेरे प्रोटीन सप्लीमेंट्स और जैसे जो आपने हेल्थ टिप्स आप बताते हैं, जो चीजें गिलोय, एलोवेरा और ये सब चीजें मैं टाइम टू टाइम लेता हूँ। एलमंड्स और ये जो भी न्यूट्रिशियस चीजें लेता हूँ। एक टाइम में ज्यादा नहीं खाता, भले दिन में 5 बार खाना पड़े, बट थोड़ा थोड़ा करके मैं लेता हूँ। बहुत जरूरी है अभिनव, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब ज्यादा खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है और फिर खाना सड़ता है हमारे पेट। तो उस तरह प्रॉब्लम हुआ। और फिर जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि जिन्हें स्टेंट लग जाता है वो दोबारा उन्हें कभी वेट नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मैंने स्टेंट के पहले से ज्यादा वेट उठाने अब स्टार्ट कर दिए और बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, मैं बिल्कुल वैसे ही लाइफ जी रहा हूँ जैसा कि उससे पहले मैं जी रहा था। ये मैंने एडिशनली मैम चीज इसलिए बताई ताकि हमारे जो भी फाइटर्स हैं वो सब, उनको ये एक मेंटल प्रिपरेशन रहे और वो इस बात का पहले ही से सेफ गार्ड ले लें। मैंने तो सेफ गार्ड नहीं लिया, लेकिन वो ले लें। और जैसे इसके लिए मैं एक चीज और कहूंगा मैम कि अर्जुन की छाल का काढ़ा होता है,
एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है अर्जुन की छाल, उसका काढ़ा प्रिवेंटिव एज वेल एज क्योरेटिव होता है फॉर हार्ट। यानी कि एक बिल्कुल पर्सन भी इसको ले सकता है, और यदि इसको लेते रहें तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो ये प्रॉब्लम होने के बाद लेना शुरू किया, लेकिन इट वाज गोइंग। अच्छा किया अभिनव, तुमने ये बात उठाई। मैं कुछ समय से सोच ही रही हूँ कि हम किसी को जो एक्सपर्ट हैं आयुर्वेदा में उनको बुलाएंगे ये सब बात करने के लिए, बट आई थिंक वी शुड डू दैट। वेरी नाइस कि आपने ये बात उठाई। अभिनव, आपको क्या चीज ने आपको लगता है, अगर आपको 2-3 चीजें बतानी हो जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया अपने अंदर से? नहीं, एक तो आपके गुरुजी, आपके जो सर हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत हेल्प की। हाँ। और उन्होंने भी हेल्प इसीलिए की कि उन्होंने आपके अंदर वो क्या बोलते हैं that attitude देखा, isn't it? जी, that is the reason. तो आप सबको ये बताइए कि क्या 2-3 चीजें थी जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया? हाँ, जज्बा, यस। तो 2-3 चीजें बताइए। मैम, मुझे ये लगता था कि अगर ऐसा हुआ है और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि भगवान ने हम सबके लिए एक लाइफ स्पैन डिसाइड कर रखा है, ठीक है? तो मुझे लगता था कि मुझे अगर मेरा लाइफ स्पैन जितना भी हो, लेकिन मैं मौत से पहले नहीं मरूंगा, क्योंकि ये नहीं हो कि भगवान मुझे कहे कि मैंने तुम्हें 34 इयर्स की लाइफ दी थी, तुम तो 32 इयर्स में ही मर गए, 2 साल तो तुमने इंतजार में निकाले हैं। मैं वो नहीं चाहता था। जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है। और दूसरी चीज, मैं ये सोचता था कि अभी लाइफ में किया ही क्या है, अभी कुछ भी नहीं किया है। तो किया नहीं है तो अभी टाइम कैसे आ सकता है? नहीं, अभी नहीं आ सकता। इसलिए नहीं, जो सोचा है कि ठीक है, जब तक जिएंगे वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जिस तरह जिएंगे वो तो हमारे हाथ में है ना, काफी हद तक। तो इसलिए उसको रखें कि मुझे एक बेचारे की तरह या एक वीक आदमी की तरह जीना कभी भी पसंद नहीं था। क्या नहीं, मैं कितना जीना अपने हाथ में नहीं है, कैसे जीना अपने हाथ में है। तो लेट्स डू, वो ही करना है, अपने को अपने हिसाब से काम करना है, और बाकी भगवान पे है कि वो जैसे करेंगे। और एक बात और है मैम, उसको कहें कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी की, उसको जब पता चला तो वो हमेशा मेरा मजाक करती थी। तो उसने कहा कि जैसे मैंने उसको पता चला कि मुझे ये है, तो उसने कहा कि अभिनव, आई एम सॉरी। तो मैंने कहा सॉरी क्यों कह रही है, मैं तो ठीक हो सकता हूँ। बोली नहीं, सॉरी तेरे लिए नहीं है, सॉरी कैंसर के लिए है। okay. बोली तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, पर कैंसर की तो दुनिया में डर है। अब जब वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो उसकी दुनिया में इंसल्ट होगी, तेरा क्या जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है। तो द वे शी सेड कि एक्चुअली कैंसर हैज नॉट हैपेंड, तुम्हें कैंसर नहीं हुआ है, कैंसर को तुम हुए हो। तो तुम्हारा इलाज नहीं है, तुम इतने मतलब डेडली आदमी हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, बहुत बहुत बड़ी डिजीज हो तुम खुद अपने आप में। तो फिर ये लगता था कि भाई ठीक है, अपने पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो अपन अपनी फाइट करेंगे, बाकी सब भगवान का है। That's right. So thank you so much, Abhinav. Most welcome, ma'am. My pleasure. तुम वैसे हमेशा ही जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी बात होती है, बट आई एम सो हैप्पी कि आज वो बात सबके साथ, इतने सारे लोगों के साथ शेयर कर पाए। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम।